आज हम अभी अल्मोड़ा ज़िले के बसबीड़ा गांव में हैं और जो आपके पीछे दिखाई दे रहा है ये बसबीड़ा का वो क्षेत्र, वो खेत हैं जहां से एक दौर में नशा नहीं रोज़गार दो आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये एक ऐतिहासिक जगह भी है और इसमें हमारे साथ हैं अध्येता घुमक्कड़, एक शिक्षाविद अरुण कुकसाल जी और एक राजनीतिक कार्यकर्ता मदन मोहन चमोली जी। तो दोनों लोग हमारे साथ हैं जो इसके पक्षों के बारे में बताएंगे और इसकी ऐतिहासिक जानकारी देंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं कुकसाल जी से। तो आप बताइए यहाँ इसके बारे में, इसके क्या क्या घटनाक्रम रहा है, इसके ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है। 70 के दशक में जब पूरे तेज पहाड़ में गढ़वाल कुमाऊं के अंदर एक दौर ऐसा भी आया था कि नशे की गिरफ्त में आ गया था। और आज तो खैर खुलेआम, आज तो सरकार पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, लेकिन उस समय एक नशा और जो डाबर के नाम पे, दवाइयों के नाम पे, और उसने बड़े पूरे पहाड़ में तबाही सी कर दी थी। तो उसके विरोध में युवाओं ने, महिलाओं ने, बच्चों ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी। और वो आंदोलन 23 अप्रैल 1983 से वो आंदोलन शुरू हुआ। और ये जो खेत है, जो पीछे का खेत आप दिख रहे हैं, कि इस खेत में से वो आंदोलन, जो उसकी पहली सभा हुई, वो यहाँ से हुई। और यहाँ से लेके चौखुटिया तक और तमाम चीज़ें, और यहाँ से वो आंदोलन की शुरुआत कुमाऊं के और गढ़वाल के तमाम क्षेत्रों में फैला। और वो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं, और यहाँ से पैदल मार्च करती हुई चौखुटिया में, द्वारा हाट में, और फिर अल्मोड़ा के अलग अलग। और उस समय बहुत सारे जो शराब के व्यापारी थे या शराब के सौदागर थे, शराब के जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके मुंह काले किए गए। और इवन बहुत सारे चीज़ें हुई थी। लेकिन उस दौर, वो आंदोलन उस समय सफलता रही। लेकिन फिर उसके बाद आज की तारीख में, उस समय कुछ लोग थे जो शराब के सौदागर थे। आज तो शराब के सौदागर सरकार हो गई है, क्योंकि आज सरकार शराब बेचने वाला सबसे बड़ा जो संगठन है, सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सरकार है। सरकार के उसमें वो हो रही है, जो वो कर रही है। तो जहाँ पहले लोग शराब बेचते थे, अब सरकार बेच रही है, और लोगों ने उसको स्वीकार भी कर लिया है एक तरीके से। अब तमाम ने, जहाँ उतना विरोध उस समय के युवाओं ने, महिलाओं ने, तमाम चीज़ों को दिखाया था, आज वो विरोध कहीं नहीं दिखता है। मेरे मित्र मदन मोहन चमोली जी, और उनसे कहीं ना कहीं हमारे इस बात पे बातचीत, कन्फ्लिक्ट रहता है, या आपसी बातचीत में हम लोग एक दूसरे से असहमत भी रहते हैं। कि उनका क्या है कि जन चेतना के स्तर पे आम आदमी की जन चेतना बढ़ी है, या उसकी समझ बढ़ी है। मैं सोचता हूँ कि आदमी समझ तो बढ़ी होगी, लेकिन वो समझदार नहीं हुआ है। वो जानते हुए भी शराब के प्रति, वो जानते हुए भी तमाम उन चीज़ों, जिस प्रकृति के, मैं अभी चिन्मय जी और आप से जब हम रानीखेत से आ रहे थे, तो मैं कपड़ा से लेके द्वारा हाट और तमाम बातों को करते हुए, कि जब विद्यार्थी जीवन में मैं रानीखेत से कल्पिया की ओर जाता था, तो किसी भी महीने हो, चाहे वो दिसंबर का महीना हो, चाहे वो जुलाई का महीना हो, चाहे वो मई का हो, चाहे वो मार्च का महीना हो, तो ये पूरी प्रकृति अपने उस ऋतु के अनुकूल खिली हुई रहती थी। चाहे पतझड़ भी था, तो वो पतझड़ बड़ा खूबसूरत हुआ करता था। आज ये हम इस समय अक्टूबर के समय पे है, और सब कुछ है, लेकिन वो एक प्रकृति में भी उदासी देखने को मिलती है, जिसको कहते हैं ना कि एक मतलब उदासी तो आदमी इसलिए कि कुछ कष्ट हो रहा है, कुछ बात हो रही है, कुछ बुरा हो गया। लेकिन एक उदासी स्वाभाविक उदासी होती है, जो प्रकृति के अंदर भी है। कारण क्या है कि जो खेत, मतलब धान से, उस समय के खेतों में जो से लहरा रहे होते थे, या उनमें खेती की तैयारी चल रही होती थी, या फसल पकने वाली होती थी, या फसल की बुआई होती थी, जो भी कुछ हो रहा था, वो कहीं ना कहीं एक प्रोसेस का हिस्सा थे। आज तो वो डाइंग स्टेज में, वो सड़क से जुड़े हुए जो खेत हैं, जो सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन वो झाड़ियों से ढके पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं एक मुर्दानी, एक उदासी तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर भी आती है। जिस तरीके से हम मकानों को
बिना सोच समझ के प्लेन खेतों में बना रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा कि जब खेती के लिए ज़मीन और खेती टूट जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि अब चमोली जी से कुछ बातचीत तो हो जाए। चमोली जी एक एक्टिविस्ट भी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और चीज़ों को गहराई से समझते हैं और सामाजिक राजनीतिक रूप से। तो मेरा सवाल है चमोली जी से, तो जो ये नशा नहीं रोजगार जो आंदोलन था, तो क्या ये सामाजिक आंदोलन था या एक राजनीतिक आंदोलन था? आप इसको किस तरह से देखते हैं? राजनीतिक आंदोलन तो खैर ये इस लिहाज से था कि तेज बोलिए ना। यहाँ एक वो समाज समाज के भीतर तो समाज के भीतर एक बहुत बड़ा विचलन जो 70s में देखने में आया, वो एक अगर उस तरह से आंदोलनों की सीरीज में देखें तो ये वन आंदोलनों से पैदा हुई जन चेतना का एक बड़ा उभार जो बिल्कुल गढ़वाल कुमाऊं में, वो उधर चिपको से लेकर के और यहाँ कुमाऊं में भी जो तमाम तरह के वन आंदोलनों के वो थे, उस उभार ने लोगों को सामाजिक रूप से इतना तो सक्रिय किया कि वो अपने प्रति भी सचेत हुए और एक तरह से मतलब वो अपनी बुराइयों को लेकर भी सचेत हुए, मतलब उनके खिलाफ भी खड़े होने की। तो ये इसको ऊर्जा तो हमारे वन आंदोलन के 70s के दौर से जो मिलनी शुरू हुई थी, या पर्यावरण के सवाल पर, दूसरे तीसरे सवाल पर, तो ये जाकर के हमारी उन बुराइयों की तरफ जो सबसे ज़्यादा उनके ऊपर एक तरह से तारी हो रही थी, हावी हो रही थी, उनमें सबसे ज़्यादा शराब था। शराब का प्रचलन अवैध रूप से तो होता ही था, उसके पीछे तमाम तरह के ऐसे लोग सक्रिय थे जो यहाँ दवाइयों के माध्यम से या इसके माध्यम से, तो एक पूरी प्रक्रिया में सभी गांवों तक ये लोगों के लिए नया संकट था। 70s 80s में बढ़ा हुआ सबसे बड़ा, और उसके परिणाम बहुत ख़राब थे। तमाम तरह के क्राइम से लेकर के और अन्य भी विसंगतियाँ उसके जरिए जो पैदा हुई, तो बहुत अस्वाभाविक किस्म का एक सामाजिक किस्म का ताना बाना बनना था। उसके खिलाफ जो सचेत लोग थे या जो पीड़ित लोग थे, तो एक तरह का जो उत्पीड़न था उसकी वजह से लोगों का एक ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों ने, कुछ लोग लीड करते हुए जो आंदोलन से हमारी लीडरशिप, खासतौर पर वाहिनी ने इसको लीड करना शुरू किया, मतलब वन आंदोलनों के साथ साथ इसको भी लीड करने की उनकी जो पहल थी, उस पहल ने लोगों को इकट्ठा किया और एक जनमत बना। और जनमत बनने के साथ साथ लोगों ने प्रोटेस्ट के तरीके भी अपने बड़े ढंग से, जैसे बसबेड़ा उसका एक पॉइंट बना सबसे पहला, तो उसका जो नाम था नशा नहीं रोज़गार दो, क्योंकि संकट रोज़गार का था और चपेट में हम नशे की थी। तो इसलिए जो यहाँ के आर्थिक या सामाजिक संकट था, वो उसके बढ़ने से क्या हुआ कि राजनीति भी पूरी तरह से इसमें, जो लोग राजनीतिक रूप से एक बेहतर व्यवस्था के निर्माण के लिए या अपने उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ते थे, उन्होंने भी इसमें अपनी तरह से, तो एक तरह से सरकार के खिलाफ था, तो ये राजनीतिक आंदोलन भी बनता चला गया। और यहाँ के विरोध से नशा नहीं रोज़गार दो का सीधा अर्थ ही था कि हमको रोज़गार की तमाम संभावनाओं पर उत्तराखंड में जो वो जिन उत्पादक शक्तियों का विकास होना था, उनका विनाश हो रहा था। इसलिए उस तरफ एक बड़ी लड़ाई को मोड़ मिला। मतलब एक सीधा सवाल था, रोज़गार का सवाल सरकार से जुड़ा हुआ सरकार है, तो इसलिए सरकार से ये एक मांग के रूप में ये जो आया, एक नारे के रूप में, इस नारे ने लोगों को बहुत कनेक्ट किया। और इस कनेक्ट करने के साथ ही ये हुआ कि ये एक पूरी तरह से सामाजिक आंदोलन, बड़ा सामाजिक, जो न सिर्फ बसपीड़ा में तो इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये पूरे उत्तराखंड में और इतनी व्यापकता के साथ ये हुआ कि इसमें सारे हिस्से, मैं खुद अपनी बात करूं, मेरा उस समय गौचर के बाद उस आंदोलन ने मुझे, मेरी नौजवानी एक तरह से सामने हारी थी, लेकिन मेरी समझ इतनी बन गई थी कि इस आंदोलन ने लोगों को एक नया रास्ता दिखाया है। मैं खुद, क्योंकि मैं लिखने पढ़ने वाला था, मैंने कुछ कविताओं के माध्यम से भी व्यक्त किया। उस समय जो आंदोलनों को व्यक्त करने का जो मेरा अपना वो था, कोशिश थी, वो कविताओं के जरिए मैंने की। और हालांकि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक उसमें इस आंदोलन के प्रभाव में था। इन लोगों से मेरा जुड़ाव भी बाद में इसी वजह से बना कि यहाँ वाहिनी के लोगों से, तमाम लोगों से, क्योंकि हम जो ये लोग बड़े उद्देश्य के लिए आ रहे थे, उनसे जुड़ करके हम भी चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में भी इसका असर जाए और हम लोग जो हैं ऑर्गेनाइज तरीके से तमाम आंदोलन के भागीदार बने। तो इसका अंततः परिणाम क्या रहा और इसमें वाहिनी की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? थोड़ा वाहिनी के बारे में बताइए। हाँ। और इसका जो परिणाम रहा उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं देखूंगा कि वाहिनी ने तो अपने समय में एक रीढ़ का काम किया था, आंदोलन की रीढ़ बन गई थी वाहिनी एक बड़ा नाम हो गई थी, इसे राजनीतिक दल से भी ज़्यादा। अगर उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में अपने वन आंदोलन की प्रक्रिया से लेकर के और सामाजिक आंदोलन में खासतौर पर नशे के खिलाफ जो प्रतिकार का जो पूरा होता, उसको लेकर के वाहिनी एक लीडिंग फोर्स बन गई थी।
वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, लेकिन एक ऐसी ताकत बन गई थी कि जिससे लोगों का विश्वास भी बना था और उसकी जो लीडरशिप थी वो भी काफ़ी लोकप्रिय एक तरह से। जैसे हम कुछ नाम हमारे जो अभी हमारे सामने नहीं हैं, हमारे संस्कृत सिंह बिष्ट हैं, तो ख़ास तौर पर एक लीडर के रूप में बिष्ट जी का एक बड़ा पूरा वो बना था और पूरे उत्तराखंड में एक बड़ी हस्ती के रूप में उनको आया था। उनके पीछे वाहिनी की पूरी टीम थी, वाहिनी एक ताकत थी, और इस ताकत बाद में ताकत अपने ढंग से बिखरी भी, जैसे ऊपरी थी वैसे बिखरी भी। उसके दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो परिणाम था, इस परिणाम का मतलब इसके परिणामों पर आप कहेंगे कि ये कैसे मतलब ये नशे अपनी दिशा से कैसे भटका। उसके दूसरे बहुत सारे कुछ राजनीतिक कारण भी हैं और अन्य तरह की भी आपसी भी एक मतभिन्नताओं का एक लंबा, पर परिणाम यही कहूँगा कि ये जो नशा नहीं रोज़गार अपने आप में वो बना था, एक टाइटल बना था, वो टाइटल आज के दौर में, अगर मैं चिन्मय से भी बात करते हुए शायद इस बात को मैंने उलट करके कि आज वो स्थिति अपने आप में उलट करके रोज़गार नहीं नशा दो। तो हम परिणाम अगर कंक्लूड करते हुए कहें तो हम जहाँ से चले थे उसके बल्कि हम ठीक उसके बड़े विभत्स रूप में आज रोज़गार नहीं नशा दो, जो आज हमारी गवर्नेंस है, आज हमारा सिस्टम है, जो हमारा ऑर्डर है, वो इसको प्रोवाइड कर रहा है। रोज़गार नहीं नशा दो, और वो उसके भिन्न भिन्न कई दूसरे रूप भी हैं। वो अब शराब मात्र नहीं है, तमाम तरह के दूसरे टूल्स भी हैं, वो भी हैं। और मैं इसी टैगलाइन को यहाँ दोहराते हुए कहूँ कि जहाँ पर हम नशा नहीं रोज़गार दो की शुरुआत का जो बिंदु है, जिस पर हम खड़े हैं यहाँ पर, हम इसी बिंदु पर मैं ये अपने पूरी विश्वास से कह सकता हूँ कि आज उलट करके स्थिति यहाँ पहुँची है, और अब इसको रोज़गार नहीं नशा दो के दौर में हम आज इसको पा रहे हैं। यानी परिणाम इस रूप में इसका हम कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूँगा। तो ये इतने विस्तार में चमोली जी ने जानकारी दी और कुकसाल जी ने जानकारी दी। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताऊँ, ये NH 109 है, तो चौखुटा रानीखेत मार्ग पर स्थित है। तो जिन लोगों ने देखा होगा वो पहचान सकते हैं, ये वो इलाका है जो चौखुटा से आगे आते हुए और लगभग मेरे ख्याल से 5-7 किलोमीटर आगे द्वाराहाट वाले मार्ग पे है, जहाँ पे खूब खेत दिखाई देते हैं। तो शायद बहुत सारे लोग जो इधर से गुजरते होंगे वो याद कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि ये वो धरती है जहाँ से नशा नहीं रोज़गार दो आंदोलन शुरू हुआ था। शुक्रिया। ये आमा है जो नशा नहीं रोज़गार दो आंदोलन के दौरान जो जेल गए थे, तो उनकी वार्ता सुनिए आप। सब ने गए 14 लोग गए, 14 से हाँ है। और बात करिए, और बात करिए। हाँ, और अलमाल रोई 3-4 साल आपको चलते गए, 4 साल जूजी गोल्ड रोई साल, और रानीखेत 15 साल रानीखेत रोई। अलमाल 3-4 साल अलमाल रोई थे, हॉलबाग नौकरी करसी लजीने हॉलबाग अलमाल हो त्यार वाला रोई सब कागज नाम लिखिछु, नाम आपो नाम लिखिछु, नाम लिखिछु, नाम आपो नाम किछु। मेरा नाम ओए राधा तिवारी। ये राधा, देखिए कितना बढ़िया नाम है। चलिए आम लोग